नमस्कार स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी टुगेदर में आप सबका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी की अपनी सीरीज शुरू करते हैं जो कि क्लास 6 से स्टार्ट है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जियोग्राफी में क्लास 6 के लेसन 1 अर्थ इन और सोलर सिस्टम। ठीक है, तो वन बाय वन धीरे धीरे हम बुक से ही पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम सब रात को स्काई देखते हैं तो ऐसे तारे टिमटिमाते हमें नजर आते हैं जब भी, तो एक कौतूहल सा बन जाता है कि ये दिन में तारे नहीं होते, रात को इतनी चमकदार तारे जो टिमटिमाते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो जब हम बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए ये एक कौतूहल का विषय होता ही है। तो जैसे कि आप क्लास 6 में हैं तो आपको भी ये बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी कि इतनी स्टार्स कहाँ से आते हैं, रात को दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो हम पूरा हमारे इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैसे कि पाठ में बताया गया, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है कि कितने कितने तारे निकलते हैं। दिन में गर्मी रहती है, केवल सूरज रहता है जो पूरे दिन बोरसा करता है, और रात को देखोगे तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, आप चांद को भी देखते होंगे तो कभी चांद पूरा रहता है, कभी आधा रहता है, कभी एकदम अंधेरा हो जाता है। तो ये एक तरह का एक जिज्ञासा भरा, रात हमेशा जिज्ञासा भरी रहती है कि हर दिन उसमें बदलाव होता रहता है। तो ये क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। तो जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, और जो भी जो टिमटिमाते हुए तारे वगैरह हैं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, वो सारे क्या है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है खगोलीय पिंड क्या है। तो क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के टाइम पे चमचमाती हैं। ये जरूरी नहीं है रात के समय चमकाती है, जो जितने भी ये वस्तुएं हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। इनमें से क्या होता है, कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही बड़े होते हैं तथा गर्म भी होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है और उनका खुद का प्रकाश होता है उसको, और वो खुद भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, मतलब उनका त्याग करते हैं। इनको तारा कहा जाता है। कुछ तारे होते हैं जो दूसरे के तारों के प्रकाश से भी चमचमाते हैं, लेकिन जिनके पास खुद के पास जो अपनी ऊष्मा होती है उसको तारा कहते हैं। और सूरज भी एक तारा ही है। ठीक है, तो सूरज, हम इसको सूर्य बोलते हैं, ये ऊर्जा का स्रोत है जो कि एक तारा है। अब क्या है, रात को बहुत सारे तारे टिमटिमाते रहते हैं, और वो भी तारे ही होते हैं जो उनके पास खुद की ऊर्जा होती है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होते हैं और इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। और सूरज हमारे पास सबसे नजदीक का तारा है। हमारा सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, सूरज है, याद रखना। तो वो हमें बड़ा होता है और वो हमारी ऊर्जा का स्रोत है। अब रात को हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे तारे हैं ना, जो अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। कहीं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे रहते हैं। जैसे ये इधर एक तारा यहाँ हो गया, एक आकृति 3 की आकृति बना ली, कोई 5 की आकृति बना लेगा, ऐसे अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र। ये सारे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, याद रखना। उर्सा मेजर और बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो मंडल बनाते हैं। और हम आगे देखते हैं कि स्मॉल बियर या सप्तऋषि, जो रात को देखना कि 7 तारों का एक समूह होता है जो आपके ओवरहेड से थोड़ा उत्तर दिशा की साइड में एक 7 तारों का समूह होता है, उसको बोलते हैं स्मॉल बियर या सप्तऋषि मंडल। जो आप जब आसमान में खड़े रहोगे तो आप देखना उत्तर दिशा में ये तारों का मंडल रहेगा। और जब हम इसी तारों को एक देखते हैं जो कहते हैं ध्रुव तारा, जो कि हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। अब ये भी आपके लिए एक कौतूहल का विषय रहेगा, सभी तारे अपनी लगभग जगह बदलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। तो ये क्यों रहता है ये भी आपको बताऊंगा। तो क्या है, जब सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारा के से क्या हेल्प मिल सकती है, जब रात को कोई अपनी दिशा भूल जाता है तो सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारा के को इनलाइन करके वो उत्तर दिशा को जान सकता है। ठीक है, तो अभी बता देता हूँ ये ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही क्यों रहता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी क्या है, बहुत छोटी सी है। ठीक है, और इतनी ही दूरी पे ये हो गया अपना ध्रुव तारा। ठीक है,
ये इसके नॉर्थ पोल की साइड में है। और पृथ्वी का रोटेशन कैसे होता है? पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी का रोटेशन होता है। तो जो भी तारे यहाँ पे साइड में हमारे पास, इस साइड में है जो भी तारे, जब पृथ्वी का इस टाइप से रोटेशन होगा, ये घूम जाएगी, तो ये तारे आपको लगेगा कि दिशा बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ से ये रोटेशन इतना नहीं होता है, यहाँ से ऊपर रोटेशन नहीं होता, तो इसकी स्थिति एक ही जगह में लगती है कि ये एक स्थिति में बना रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब ये पोलवार्ड तारा है, जो पृथ्वी के रोटेशन से इसकी दिशा नहीं बदलती है, इसी कारण ये एक ही जगह पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, जिससे हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अब क्या है कि कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, जो कि इन तारों से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्योंकि एक सूर्य एक तारा हो गया, और उससे क्या है, हमारी पृथ्वी भी एक जो प्रकाशित होती है वो पिंड कहलाती है, तथा जिनको अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा प्लेनेटाइड से लिया गया है, अर्थात परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाले, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है, और ये संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है? सूर्य। मैंने बताया था ना, सबसे नजदीक का तारा पृथ्वी का है, सूर्य है। अगर हमें लग रहा है ना कि पृथ्वी क्या चमकती है, जब हम चंद्रमा पे जाके देखेंगे ना पृथ्वी को, तो पृथ्वी भी हमें चमकती हुई दिखाई देती है। ये देखिए, जैसे ये हो गया अपना सोलर सिस्टम। सबसे पहले क्या? मरकरी है, जो कि बुध, शुक्र, क्या होगी? पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, क्या है? यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो वरुण एंड लास्ट अरुण। तो ये सारे ग्रह हुए। इसको यूरेनस एंड नेपच्यून कहा जाता है। तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो गया है? बताइए। ये सबसे नजदीक का ग्रह हो गया बुध ग्रह। अब हम आसमान में, आपको दिखाई दिया होगा एक छोटा सा, अब देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पास में भी आपको एक छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? तो आसमान में दिखने वाला एक चंद्रमा एक उपग्रह है। तो ये हमारी एक पृथ्वी का उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, अभी हम सौरमंडल, जैसे मैंने आपको सौरमंडल दिखाया, तो सौरमंडल के बारे में बताते हैं। सूर्य 8 उपग्रह एंड कुछ खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब सौर मंडल में ब्रह्मांड नहीं आता, सौर मंडल में सूर्य के जो सूर्य का जो परिवार है वही सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, अब सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो जो ये सूर्य है, जो कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। एंड जो इसकी खिंचाव बल, जो इसका केंद्रीय बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सूर्य का, उसको सभी उसके बल से ये सभी तारों को खींच के रखता है। और सूर्य के पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, ये याद रखना। आपसे इधर भी सवाल पूछा जा सकता है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ठीक है, ग्रह के बारे में देख लेते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो ये जो कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो पहले यहाँ पे क्या था? प्लूटो था, प्लूटो को बाद में निकाल दिया गया। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो कैसे याद करो? माई, मार्स, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेचुरॉन, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आप याद रख सकते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप याद रखोगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। अब क्या, सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो दीर्घवृत्ताकार
फैला हुआ। तो अब याद रखना दीर्घवृत्ताकार रास्ता क्या क्या है, दीर्घवृत्ताकार है, गोल नहीं है, अंडे के समान है, इसको कक्षा कहते हैं। हम समझा देता हूँ कैसे, कि जैसे ये हो गए सूरज, अब ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा हुई, इसमें क्या है, अब ये पृथ्वी ऐसे गोल चक्कर नहीं लगाएगी, ठीक है, गोल चक्कर नहीं लगाएंगे, ऐसे दीर्घवृत्ताकार बड़ा सा वर्त है जो दोनों साइडों से निकला हुआ है तथा दो साइडों से चिपका हुआ है, जिसको दीर्घ पैराबोला टाइप में बोलते हैं, है ना, इक्लिप्स टाइप में, ठीक है। तो वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। अब शुक्र को और बुध है जो सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है, उसको 88 दिन लगते हैं चक्कर लगाने में, और अपनी पृथ्वी को कितना दिन लगता है याद करना, थोड़ा सा बताया जाएगा। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये भी आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार आकृति पृथ्वी के समान है। जब एक जैसे दो भाई होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं कि ये जुड़वा है, क्योंकि उनका चेहरा सब कुछ लगभग समान होता है, हाइट वाइट, तो उनको जुड़वा बोला जाता है। पहले क्या, प्लूटो को भी एक ग्रह माना गया था, लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन बैठक 2006 में हुई थी, उसमें प्लूटो को वहां से निकाल दिया गया था, क्योंकि बोने ग्रह में शामिल कर लिया गया था। क्योंकि एक तो प्लूटो क्या होता है कि जैसे ये ग्रह हो गया, तो सारे के ग्रह इस हिसाब से चक्कर लगाते हैं, और ये प्लूटो पूरा का पूरा सोया हुआ है, ऐसे चक्कर लगाता है। तो मतलब अपनी कक्षा में इस हिसाब से ऐसे पूर्व पश्चिम से ना होके उत्तर दक्षिण की साइड में ये अपनी एक्स पे घूमता है दूसरा, तथा ये दूसरे ग्रहों की परिधि को भी काटता है। तो इसकी वजह से इसको भी बोने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया है। तो आपको इतना यह है, प्लूटो को अभी ग्रह नहीं है, जो कि बोने ग्रहों की श्रेणी में है। अब पृथ्वी के बारे में देखते हैं। अब हमने यहाँ पे पृथ्वी देखी थी, ठीक है, पृथ्वी, तो सबसे पहले आ गया बुध, फिर शुक्र एंड अर्थ। तो क्या सूर्य से ये तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। तो सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, आकार में ये पांचवा है। ध्रुवों के पास से पृथ्वी चपटी है, मतलब ये गोल नहीं है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी दबी हुई है और साइडों से निकली हुई है। इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के आकार, मतलब पूरी तरह से गोल ना होके ऊपर से थोड़ी दबी हुई तथा साइडों से निकली हुई। जैसे ये क्या है कि सॉरी, जैसे ये गोल हो गया है, तो पृथ्वी ऐसे गोल ना होके यहां से थोड़ी दबी हुई है ऐसे दोनों साइडों से, और यहाँ पे बाहर निकली हुई है, तो इसको क्या है, भूआब कहा जाता है। अब पृथ्वी में जीवन इतना अनुकूल है क्योंकि ये जब बहुत, जैसे बुध ग्रह हो गया वो सूर्य के बहुत करीब है, तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और नेपच्यून वगैरह हो गए वो बहुत दूर है, तो मतलब बहुत ठंडे होंगे। तो पृथ्वी पे क्या है, ये वहां पे ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी है, और यहाँ पे पानी उपस्थित है, वायु उपस्थित है, तो जो कि जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण जो घटक है वो है, तो इसके लिए ये जीवन के लिए अनुकूल है। अब पृथ्वी को क्या है, अगर जब हम आसमान से देखें ये तो ये नीला दिखाई देगी, इसलिए पृथ्वी को क्या नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके 2/3 भागों पे 70% पे पानी है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य क्या है, प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। तो अभी अब पृथ्वी की दूरी कितनी है सूरज से, आपको बता देता हूँ, 15 करोड़, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, इसको 8 मिनट लगते हैं, ठीक है, आने में 8 मिनट लगेंगे अपने पास आने में। और जो नील आर्मस्ट्रांग है वो पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पे अपना कदम रखा था। तो जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़े तो हम चंद्रमा के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि ये हमारा उपग्रह है। तो पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो इसका व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, पृथ्वी का 1/4 इसका पूरा व्यास है। और ये हमारे सबसे नजदीक खगोलीय पिंड है, जो सबसे नजदीक है जो पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के, वो है चंद्रमा।
और ये हमसे कितना नजदीक होते हुए भी हमसे कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और 3,84,400 किलोमीटर मतलब सबसे नजदीक का ग्रह यही है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, ये भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों तरफ, मतलब पृथ्वी के साथ चक्कर लगा रहा है ना जैसे चंद्रमा, ग्रहों का भी चक्कर लगाता है, और ये ग्रहों के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। ठीक है, अब चंद्रमा क्या करता है, एक चक्कर पृथ्वी के एक चक्कर में कितना है, 27 दिन में पूरा करता है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर 27 दिन में करता है, और उतने ही दिन में क्या है, ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग देगा, क्योंकि जब वो पृथ्वी से इतना सा घुमा और इतनी अक्ष पे अपना इधर घूम जाता है, तो जो चीज यहाँ पृथ्वी का, ये चंद्रमा का हमें ये पार्ट अगर दिखाई दे रहा था, ये पार्ट दिखाई दे रहा था, जब वो आगे गया तो उसका दूसरा पार्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये इस आगे जाते जाते ये इस साइड में टर्न कर जाएगा, तो हमें हर बार चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता रहता है। चंद्रमा पे क्या जीवन के अनुकूल नहीं है, वहां पे ना पानी है और ना वायु है, तो इसकी वजह से ये जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पे खड्डे बन जाते हैं जिनकी छाया पड़ती है, तो जो कि हम जब पूर्णिमा में जब बड़ा चांद होता है ना, तो हम बोलते हैं कि बूढ़ी माई है, तो वो क्या है, चंद्रमा पे हमें दिखाई जाती है छाया। अब क्षुद्र ग्रह क्या है, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, छोटे छोटे सवाल है आपके एग्जाम के लिए, जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। जैसे ये हो गया सूरज, हो गया बीच में आ गया बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और ये मंगल है। मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में छोटे छोटे ग्रहों की बहुत बड़ी लेयर होती है, जो इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपस में टकरा टकरा कर टूट गए थे। अब उल्का पिंड होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब एक क्षुद्र ग्रह तो क्या है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे पिंड है जो ऐसे ही आसमान में घूमते रहते हैं, उनको उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी देख सुना होगा आपने कि पृथ्वी के तरफ एक उल्का, बहुत बड़ा उल्का आ रहा है, तो ये क्या है, ऐसे चक्कर लगाते हैं कि चक्कर लगाते हैं फ्री, जो आसमान में फरी घूम रहे हैं, तो उनको उल्का पिंड कहते हैं। जो कि कभी कभी जब पृथ्वी की तरफ गिरते हैं तो बहुत स्पीड और ऑक्सीजन की वजह से इनमें आग लग जाती है, और धरती कई बार क्या, अगर बहुत बड़े होते हैं तो ये धरातल पर गड्ढे भी कर देते हैं। जब हम आसमान में देखते हैं तो क्या है, आपको कई बार क्या है, रात में तारों का सा एक बादल दिखाई देता है, तो बहुत बड़ी सफेद पट्टी होती है, वो क्या है कि कोई गैस और गुबार नहीं, तो उसमें असंख्य लाखों तारे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तो ये दूर के आकाश गंगा देते देते, क्योंकि हमारा सौरमंडल भी एक आकाश गंगा का भाग है। अब क्या होगा, एक बड़ी आकाश गंगा हो गई, उसके अंदर बहुत सारे सौरमंडल होते हैं, तो क्या है, हमारा सौरमंडल हो गया जो सूर्य का सौरमंडल है, उसके अलावा भी बहुत सौरमंडल है जो एक आकाश गंगा का भाग होते हैं, और बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर क्या होती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए, आप देखना ग्रह और तारे में क्या अंतर है, बताइए। ग्रह क्या है, अपने, जब ग्रह और तारे के बारे में बताया, तो ये अपने प्रकाश से नहीं चमकता, किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता है, उसको ग्रह कहते हैं। तारा क्या है, जो खुद की ऊष्मा होती है और खुद में ऊर्जा होती है, जो खुद के बल पर चमकता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य का एक परिवार है जिसमें असंख्य क्या है, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, एंड सूर्य खुद, उसको क्या है, सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के अनुसार, उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखिए, तो क्या हो गया, सबसे पहले बुध हो गया, फिर कौन सा हो गया, शुक्र, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, फिर आप बताइए, पृथ्वी के बाद मंगल हो गया, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये आपके सवाल, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जीवन, एक तो जीवन संभव है, तथा इसमें 2/3 भाग पे नीला है, जिसको नीले ग्रह भी कहा जाते हैं। हम चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, चंद्रमा का एक भाग क्यों देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन में लगभग चक्कर लगाता है, तथा पृथ्वी के भी उतने ही दिन में चक्कर लगाता है, तो कि वह क्या है, हम इसी की वजह से उसका एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड बहुत सारी आकाश गंगाओं का एक सम्मेलन है, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है। अब सही है गलत का हो गया, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र ग्रह को बताया था। सूर्य का सबसे अधिक नजदीक ग्रह कौन सा हो गया, तीसरा, ठीक है, पृथ्वी हो गया।
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस परत में लगाते हैं, मतलब गोल नहीं लगाते हैं, चार में नहीं लगाते, तो क्या है, वर्त से बड़ा दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे किस दिशा में होता है, उत्तर दिशा में। शुद्ध ग्रह किन कक्षा में भी जाते हैं, मंगल एंड बृहस्पति के। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप बुक उठाइए और इन क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। ओके, तो बच्चों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना भी मत भूलिएगा।